तो अभिमन्यु के होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि कमरे के अंदर युग था, जो कि बेड के ऊपर पीठ के बल लेटकर सो रहा था। उसने अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे, यहाँ तक कि जूते तक नहीं उतारे थे। वो जैसे आया था वैसे ही सो गया था। 10 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद अभिमन्यु को पसीना आने लगा था। वो धीरे से अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहता है, इसका मतलब ये है कि यक्षिणी अपने कमरे से आजाद हो गई है और वो अभी इस वक्त इसी कमरे में है, युग के आसपास। अभिमन्यु को तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यक्षिणी अपनी कैद से आजाद हो चुकी थी और इस वक्त युग के कमरे के अंदर थी। अभिमन्यु बड़ी हिम्मत करके अपना कदम आगे बढ़ाता है। जैसे ही अभिमन्यु युग के कमरे में अपना पहला कदम रखता है, टेम्परेचर -1 में चला जाता है। इंफ्रारेड थर्मोमीटर पर ग्रीन लाइट जलने लग जाती है। अचानक से वातावरण ठंडा होने के कारण अभिमन्यु के दांत गिटगिटाने लग जाते हैं। जैसे जैसे अभिमन्यु युग के पास जाते जा रहा था, टेम्परेचर माइनस में जा रहा था। युग के पास पहुंचने तक टेम्परेचर -10 हो गया था। कमरे के अंदर रखे सारे सामान पर धीरे धीरे बर्फ जमने लग गई थी। सिर्फ कमरे के अंदर रखे सामान पर ही नहीं, बल्कि युग के शरीर पर भी। युग के शर्ट की बटन अभी भी खुली हुई थी और उसके सीने पर भी बर्फ जमने लगी थी। अभिमन्यु अपने आसपास देखने लग जाता है और सोचने लगता है, ये सब हो क्या रहा है? ये मेरा कोई वहम है या फिर हकीकत? अभिमन्यु अपनी 2-3 बार आंखें मलता है, ये देखने कहीं ये उसका सपना तो नहीं। पर सब चीजें वैसी की वैसी ही थी जैसी उसे दिख रही थी। कुछ ही पल में युग की पूरी बॉडी बर्फ से ढक जाती है। अभिमन्यु कपकपाते हुए युग की बॉडी को छूने लग जाता है। जैसे वो उसकी बॉडी छूता है, अभिमन्यु को उसके शरीर में एक कपकपी सी महसूस होती है। उसका बदन गर्म होने लग जाता है और अगले ही पल वो धड़ाम से फर्श पर गिर जाता है। अभिमन्यु बेहोश हो जाता है। सुबह के 7 बज रहे थे और इस तरफ युग के बड़े पापा दिलीप के घर सभी अपने अपने काम में लग गए थे। जानकी अपने कमरे की झाड़ू लगा रही थी। अमोदिता भी वहीं पर थी, जो उस कमरे की ड्रेसिंग जमा दे रही थी। अमोदिता ड्रेसिंग की सफाई कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर ड्रेसिंग के बगल में बने स्विच बोर्ड पर पड़ती है। उसमें एक मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ था। अमोदिता वो मोबाइल उठाते हुए कहती है, अरे बुआ, आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, नया मोबाइल ले लिया और मुझे बताया तक नहीं। जब जानकी वो मोबाइल देखती है तो हैरानी के साथ कहती है, अरे ये मोबाइल मेरा नहीं है अमोदिता बेटा। क्या कहा? आपका नहीं है? तो फिर किसका है ये मोबाइल? जानकी कुछ याद करते हुए कहती है, अरे हाँ याद आया, ये मोबाइल तो युग का है। कल उसने चार्जिंग पर लगाया था, पर तभी लाइट चली गई थी। उसे लगा कुछ ही देर में वापस आ जाएगी, इसलिए उसने यहीं पर लगे रहने दिया। लगता है कल जल्दी जल्दी में जाना हुआ, इसीलिए यहाँ पर भूल कर चला गया। तो अब क्या करें बुआ जी इस मोबाइल का? जानकी अमोदिता के सवाल का कुछ जवाब देती उससे पहले ही वहाँ पर रजनी आ जाती है। रजनी ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। रजनी अमोदिता की तरफ तिरछी नजरें करते हुए कहती है, करना क्या है बेटा? तुझे ये मोबाइल युग को देकर आना है। वो बेचारा परेशान हो रहा होगा अपने मोबाइल के बिना। आजकल के बच्चों के दिन की शुरुआत मोबाइल से ही तो होती है ना। अमोदिता समझ जाती है कि उसकी माँ उसे ग्रेवयार्ड कोठी क्यों भेज रही थी, ताकि वो युग का बाल ला सके, उस पर काला जादू कर सके। जानकी अमोदिता को मना करते हुए कहती है, अरे रजनी, अमोदिता को क्यों परेशान कर रही हो? बेचारी अमोदिता कब जाएगी और कब युग को उसका मोबाइल देकर आएगी? बल्लू काका है ना, वो दे आएंगे युग को उसका मोबाइल। पर भाभी, बल्लू काका हैं कहाँ? वो तो सुबह सुबह ही बड़े भैया के साथ कहीं चले गए हैं और उनके साथ अमोदिता के पापा भी गए हैं। क्या कहा? सुबह सुबह ही निकल गए? पर कहाँ पर? पता नहीं भाभी, अब वो कहीं बताकर जाते हैं क्या? और मैं कहाँ उनसे कुछ पूछ सकती हूँ? पूछ लिया तो उल्टा मुझे खरी खोटी सुनाने लग जाते हैं। अमोदिता उन दोनों के बीच में ही बोल पड़ती है, तो फिर क्या करना है माँ? रजनी अमोदिता पर भिन्नाते हुए कहती है, फिर वही सवाल, क्या करना है? अरे कितनी बार बताऊं तुझे? एक ही बात बार बार समझानी पड़ती है क्या तुझे? बताए तो तुझे, ये मोबाइल युग बेटे को देकर आना है, समझी? अमोदिता डरते हुए कहती है, पर माँ वो ग्रेवयार्ड कोठी में। अमोदिता अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही रजनी उसे बीच में टोकते हुए कहती है, हाँ वहीं पर रहता है युग, ग्रेवयार्ड कोठी में। इसी बहाने उससे मिल भी लेना। और रात को जो कुछ हुआ उसके लिए वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? माफी को? सॉरी माँ। हाँ वही, समझी? सॉरी बोल देना। और सुन, रजनी अमोदिता को घूरते हुए कहती है, काम पूरा करके आना, खाली हाथ मत आना। अमोदिता रजनी को इशारा करते हुए कहती है, हाँ माँ, पूरा काम करके आऊंगी।
इतना कहकर अमोदिता वहां से जाने लग जाती है। उसी के पीछे पीछे रजनी भी बाहर निकल जाती है। जब रजनी कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि अमोदिता बहुत स्लो स्लो चल रही थी। रजनी जल्दी से उसके पास जाती है और उसके कंधों पर हाथ रखकर चिल्लाते हुए कहती है, नालायक लड़की, इतने धीरे धीरे क्यों चल रही है? तुझे आज ही युग के पास जाना है और उसका बाल लेकर आना है। अगर ऐसे ही चलती रही तो तुझे बरसों लग जाएंगे उसके पास पहुंचने में। जैसे ही रजनी अमोदिता के कंधों पर हाथ रखती है, अमोदिता की डर के मारे चीख निकल जाती है। रजनी अमोदिता के चेहरे का डर भांप लेती है और हैरानी के साथ पूछती है, तू डर क्यों रही है अमोदिता इतना? अमोदिता रोते हुए कहती है, डरू नहीं तो क्या करूं माँ, आप जानती है उस ग्रेवयार्ड कोठी में यक्षिणी कैद है, फिर भी आप मुझे वहां पर भेज रही है। कौन माँ खुद अपनी बेटी को ऐसे मौत के मुंह में धकेलती है? रजनी अमोदिता को समझाते हुए कहती है, अरे अमोदिता, तू एक सौदाइन होकर इतना डर रही है। डर तो लगेगा ही ना माँ, अभी मैं पूरी तरह से आपकी तरह सौदाइन कहाँ बनी हूँ। अरे तू डर मत, मेरे साथ आ, इस डर का इलाज है मेरे पास। इतना कहकर रजनी अमोदिता का हाथ पकड़ती है और उसे किचन में ले जाती है। अमोदिता किचन के चारों तरफ देखते हुए कहती है, माँ आप ये मुझे किचन में क्यों लाई हैं? रजनी अपने राइट हैंड की उंगली से अमोदिता को चुप रहने का इशारा करते हुए कहती है, तू 2 मिनट चुप रहेगी? जब देखो तेरा मुंह बकबक ही करते रहता है। अपनी माँ का गुस्सा देखकर अमोदिता चुप हो जाती है। रजनी किचन में जमे डिब्बों में से एक डिब्बा निकालती है और उसके अंदर से गिनकर कुल 5 राई के दाने निकालती है और अमोदिता के हाथ में थमा देती है। अमोदिता हैरानी के साथ कहती है, ये क्या माँ, आप मुझे ये राई के दाने क्यों दे रही हो? मैं थोड़ी वहां पर अचार बनाने जा रही हूँ जो आप मुझे राई दे रही हो। और अगर आपको राई के दाने देना ही तो थोड़ा ज्यादा दीजिए ना, 5 राई के दानों से क्या होता है? रजनी अमोदिता पर गुस्सा होते हुए कहती है, नालायक लड़की, ये राई के दाने तुझे पता भी है मैं क्यों दे रही हूँ? अमोदिता सिर नीचे करते हुए कहती है, क्यों माँ? क्योंकि इन छोटी छोटी राई के दानों से भी बड़े बड़े टोटके किए जाते हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए। रजनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अमोदिता बीच में उसे टोकते हुए कहती है, क्या कहा? दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए? पर कैसे माँ? कहते हैं अगर किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है तो एक घड़े में पानी भरकर उसमें कुछ राई के दाने या राई के पत्ते डालकर शनिवार के दिन उसी पानी से नहाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, गुरुवार के दिन राई के दानों का दान करने से आपके बिगड़े काम बन जाते हैं और उन कामों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। इतना कहकर रजनी एक लंबी सांस लेती है और कहती है, बुरी नजर का दोष खत्म करने के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए, चिड़चिड़ापन दूर करने के लिए ऐसे ही कई काम साधे जाते हैं। इन राई के दानों से सब टोटके करने की विधि अलग अलग होती है। पर माँ आप ये राई के दाने मुझे क्यों दे रही हैं? बता रही हूँ नालायक लड़की, सब्र तो कर थोड़ा। जिस तरह ये भूत प्रेत नमक से डरते हैं, ठीक उसी तरह ये यक्षिणी राई के दानों से डरती है। पर उसके लिए एक मंत्र आना चाहिए, तभी वो डरेंगी, वरना इन राई के दानों का भी कुछ असर नहीं होगा, समझी? कैसा मंत्र माँ? अपना कान ला मेरे पास। अमोदिता अपना कान अपनी माँ के पास ले जाती है। रजनी करीब 2-3 मिनट तक अमोदिता के कान में कुछ बोलती रहती है। रजनी की बात खत्म होने के बाद अमोदिता मुंह बनाते हुए कहती है, माँ इतना बड़ा मंत्र ये मुझे याद कैसे रहेगा? यदि मैं भूल गई तो? अगर भूल गई तो तू जानना और वो यक्षिणी। अब मेरा दिमाग मत खा ज्यादा। मेरा काम था तेरी रक्षा के लिए तुझे मंत्र बताना, वो मैंने बता दिया। अब बाकी का काम तेरा। अब जा जल्दी और अपने काम को अंजाम तक पहुंचा कर आ। अमोदिता राई के 5 दानों को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए वहां से जाने लग जाती है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर युग अभी तक बेड पर सोया हुआ था। युग उबासी लेते हुए अपनी आंखें खोलता है और नींद में ही अपने बेड से नीचे उतरने लग जाता है। और जैसे ही वो अपना कदम नीचे रखता है, उसका पैर सीधे अभिमन्यु के सीने पर रखा जाता है। अभिमन्यु चीखते हुए कहता है, मार डाला रे। युग अपनी आंखें मलते हुए कहता है, अरे अभिमन्यु तू नीचे था, तो नीचे क्यों सो रहा था? अभिमन्यु अपना सीना पकड़कर बैठते हुए कहता है, यार मैं नीचे सो नहीं रहा था, बेहोश हो गया था। क्या कहा? बेहोश हो गया था? पर कैसे? अभिमन्यु युग को रात में क्या क्या हुआ था सब कुछ बता देता है। सारी बात सुनने के बाद युग अभिमन्यु को घूरते हुए कहता है, तेरे कहने का मतलब यह है कि यक्षिणी अपने कमरे से आजाद हो गई है? पर वो ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर नहीं गई, बल्कि इसी ग्रेवयार्ड कोठी में है, और कल रात वो यहीं मेरे पास थी। हाँ यार, मैंने अपने इंफ्रारेड थर्मोमीटर से चेक किया, तेरे कमरे का टेम्परेचर अचानक कम हो गया था।
माइनस में चला गया था। कहाँ है तेरा वो इंफ्रारेड थर्मोमीटर? अभिमन्यु अपने आसपास इंफ्रारेड थर्मोमीटर ढूंढने लग जाता है। उससे 2-3 कदम की ही दूरी पर ही इंफ्रारेड थर्मोमीटर फर्श पर गिरा हुआ था। अभिमन्यु इंफ्रारेड थर्मोमीटर उठाकर युग को देते हुए कहता है, ये रहा, ये देख। युग उस इंफ्रारेड थर्मोमीटर को अपने हाथ में लेता है और उससे आसपास का तापमान चेक करने लग जाता है। युग देखता है कि इंफ्रारेड थर्मोमीटर के डिस्प्ले में कभी लाल लाइट जल रही थी तो कभी ग्रीन लाइट, और देखते ही देखते इंफ्रारेड थर्मोमीटर बंद हो जाता है। युग हंसते हुए कहता है, लगता है तेरा ये डिवाइस भी तेरे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर की तरह खराब है। तेरे ये सारे डिवाइस घटिया ही है क्या? अभिमन्यु उस इंफ्रारेड थर्मोमीटर को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, अरे ये खराब कैसे हो गया? कल रात तक तो ठीक था, अचानक से क्या हो गया इसे? युग अभिमन्यु की बातों का कोई जवाब नहीं देता। वो अपना शरीर देखने लग जाता है। जब वो देखता है कि उसकी शर्ट की बटनें खुली हुई हैं और उसके सीने पर नाखून की खरोच के निशान हैं, तो वो अभिमन्यु को शक की निगाहों से घूरते हुए कहता है, ये तूने क्या किया मेरे साथ अभिमन्यु? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं पता था तू वैसा लड़का है। अभिमन्यु असमंजस में पड़ते हुए कहता है, वैसा लड़का हूँ मतलब? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तू साफ साफ कहेगा, कहना क्या चाहता है? युग अपने सीने की खरोचों पर हाथ फेरते हुए कहता है, ये मेरी शर्ट की बटनें खुली हुई क्यों हैं? और मेरे सीने पर ये खरोच के निशान कैसे हैं? युग देख, जैसा तू समझ रहा है वैसा कुछ नहीं है। ये खरोच के निशान तो तू कल रात अपने साथ बाहर से ही लाया था, और कल से ही तेरी शर्ट खुली हुई थी। इतना ही नहीं, कल तो तू हमें बेहोशी की हालत में मिला था, वो भी ये अपने ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे के बाहर। युग अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, क्या कहा? मैं बेहोश मिला था, वो भी दरवाजे के बाहर? हाँ युग, तू बताएगा कल रात तेरे साथ हुआ क्या था? युग याद करने लग जाता है कि उसके साथ रात में क्या हुआ था। वो याद करते हुए कहता है, यार कल रात ना मुझे रोंका मुझा घाट पर एक लड़की मिली थी। अभिमन्यु अपनी भौहों को ऊपर नीचे करते हुए कहता है, क्या कहा? लड़की मिली थी? कौन थी वो लड़की? क्या नाम था उसका? यार कुछ तो नाम ही बताया था उसने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, पर वो बहुत सुंदर थी। इतनी सुंदर कि मैं उसका चेहरा कभी नहीं भूल सकता। तुझे पता है, उसको देखकर मुझे शालिनी की याद आ गई थी। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, ये शालिनी वही है ना जिसके बारे में उस दिन तू मुझे बता रहा था, तेरी एक्स गर्लफ्रेंड? युग उदास मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ भाई वही शालिनी। शालिनी के चले जाने के बाद आज तक मुझे कभी कोई लड़की पसंद नहीं आई, पर पता नहीं क्या जादू था उस लड़की में। मैं उसकी ओर खींचा चले जा रहा था। युग अपने दिमाग पर और जोर देता है और कहता है, उस लड़की ने मुझे नदी पार करवाई, फिर मैंने उसे पैसे दिए, और फिर वो कमल के फूलों की खुशबू। अभिमन्यु बीच में ही युग को टोकते हुए कहता है, हाँ कल रात में भी तू ये कमल के फूल और लड़की के बारे में ही बड़बड़ाया जा रहा था। युग अपने दिमाग पर और जोर देने लग जाता है और कहता है, यार उस लड़की ने अपने जूड़े में ना कमल का फूल लगाया हुआ था, उसने मुझे वो दिया, और जब मैंने उसकी खुशबू सूंघी तो उसके बाद पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ। मुझे कुछ याद नहीं। मुझे तो ये भी याद नहीं कि कल रात मैंने तुम्हारे साथ बात तक की थी। युग की बातें सुनकर अभिमन्यु भौचक्का रह गया था। वो धीरे से कहता है, क्या कहा? उस लड़की ने अपने जूड़े में कमल का फूल लगाया हुआ था? हाँ यार, बड़ी अजीब बात लगती है ना। मैंने भी उससे यही पूछा था, उसने कहा उसे कमल के फूल पसंद थे। कोई और बात जो तूने नोटिस करी हो उस लड़की के बारे में? युग याद करने लग जाता है और उचकते हुए कहता है, हाँ जब वो मुझे मिली थी तो उसके आसपास बहुत सारे जुगनू मंडरा रहे थे। अभिमन्यु आंखें बड़ी करते हुए कहता है, तुझे पता है कल रात जब तू हमें दरवाजे के पास बेहोश पड़ा मिला था ना, तो तेरे पास भी बहुत सारे जुगनू मंडरा रहे थे। एक और बात, मैंने सुना है कि यक्षिणी को फूलों से बहुत लगाव होता है, हमेशा अपने पास ही रखती है। युग अभिमन्यु की बातें सुनकर दंग रह गया था। अभिमन्यु गहरी सांस लेते हुए कहता है, कहीं वो लड़की यक्षिणी तो नहीं थी? देख, तेरी शर्ट की बटनें भी खुली हुई हैं, नाखून से खरोचने के निशान भी है। उसने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।